नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरफ से एनसीजेसीएम स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग के सामने कैडर मैनेजमेंट से जुड़े 5 बड़े बदलावों की मांग रखी है। अब 8वें वेतन आयोग में कैडर मैनेजमेंट पर क्या क्या बदलाव मांगे गए हैं, आसान भाषा में पूरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले कैडर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बैंकों ने सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट के जरिए 1 ट्रिलियन यानी जो है करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा जुटाए। सीडी क्या होता है, बैंकों को इतनी बड़ी रकम जुटाने की जरूरत क्यों पड़ी, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे जियो आईपीओ। खबरें ये आ रही हैं कि रिलायंस जियो की लिस्टिंग से टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव जो है वो आ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। सर, लगातार हम लोग जो है 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है खबर कर रहे हैं, लेकिन एक जो नई डिमांड जो है एनसीजेसीएम की तरफ से जो है शिव गोपाल मिश्रा साहब जो लीड करते हैं उनके तरफ से आ रही है कि कैडर मैनेजमेंट में जो है वो बदलाव करने की बात कही जा रही है। सर, सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये नया जो टर्म जो आया है कैडर मैनेजमेंट, ये होता क्या है सर, और ये पूरी खबर है क्या? नहीं, देखिए, कैडर मैनेजमेंट का सीधे तौर पर मतलब इस तरह से समझ लीजिए कि जो अलग अलग पदों पर मौजूद लोग हैं उनमें जो डिस्पैरिटी है, बेसिकली मोटे तौर पर मैं जो चीज़ बता रहा हूँ सर, उसको दुरुस्त करने का एक जो यहाँ पर जो डिमांड है वो यहाँ पर एनसीजेसीएम ने सरकार के सामने विशाल रखी है। जी, तो सर 5 जो बड़ी मांगे हैं उनको हम आपसे समझना चाहेंगे। एक तो है कि समान काम का जो है समान वेतन जो है वो लागू हो, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मतलब 2 कर्मचारियों का काम लगभग एक जैसा है, योग्यता जो है समान है, स्किल की ज़रूरत समान है, तो फिर उनकी जो है पे स्केल में जो है ये फ़र्क क्यों आ रहा है, ये मामला है क्या? हाँ, बिल्कुल। अब और ये इसके साथ जुड़े हुए तमाम चीज़ें और भी हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल आपका जो वर्क है, यानी एक जैसे काम कर रहे हैं लेकिन 2 अलग अलग विभागों में लोग मौजूद हैं, और एक विभाग में मान लीजिए ज़्यादा सैलरी मिल रही है, दूसरे में कम सैलरी मिल रही है। तो 8th पे कमीशन से ये डिमांड एनसीजेसीएम ने की है कि साहब ये एक पैरिटी लेकर आइए। ऐसे काम जिनमें एक जैसी क्वालिफिकेशन, एक जैसे स्किल की ज़रूरत पड़ती है जी, तो वहाँ पता चला कि सैलरी में जो है वो पैरिटी नहीं है, एक जैसी सैलरी नहीं है, उसको एक समान लाया जाए। ये एक बड़ी बात एनसीजेसीएम ने उठाई है जी। इसके सामने 8th पे कमीशन। सर, जब भी मैंने कर्मचारी संगठनों से बातचीत की तो वो एक मुद्दा ये भी उठ रहा था कि केंद्र सरकार के मान लीजिए टीचर है तो इनकी तनख्वाह मान लीजिए कहा जाता है कि 1 लाख है, और वही अगर किसी राज्य में मान लीजिए यूपी में है या बिहार में है या किसी दूसरे राज्य में तो तनख्वाह वो कम होती है। तो इसको लेकर भी रार मचती है कि बताइए, अगर केंद्र सरकार के हम अगर कर्मचारी रहते तो मेरी वेतन ज़्यादा रहती, एचआरए ज़्यादा रहता, और राज्य में है तो कम है। तो इस मामले को भी क्या दुरुस्त करने की कोशिश होगी? नहीं, देखिए, हाँ, ये भी किया जा सकता है कि जहाँ राज्यों और केंद्र के बीच में भी जो कर्मचारी हैं उनकी भी सैलरी को लेकर एक पैरिटी लाई जा सकती है, और अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग जो पद हैं उनकी सैलरी अलग अलग होगी जी, निश्चित तौर पर। या एक बड़ी चीज़ ये भी है कि सेना और जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनको सिविलियंस और मिलिट्री वाली, हाँ, उनको अलग अलग तरह से देखा जाता है। जी। और सर, अभी हाल फिलहाल वाला मुद्दा भी देख लीजिए ना, जो वेस्ट बंगाल में अभी तक जो है 6वें वेतन आयोग की जो है हम लोग जो बात देख रहे थे, तो जो मोदी सरकार आने के बाद कहा गया कि 7वें वेतन आयोग, वो डिस्पैरिटी अभी और डीए वहाँ लागू अब किया गया 20%, 38% का डीए लागू करना सरकार ने अब वहाँ 20% का डीए लागू जो है वो किया है। चलिए अन्य डिमांड्स को भी जो है विस्तार से समझ लेते हैं। सर, कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में जो है आउटसोर्सिंग बंद हो। सर, ठेके पर कर्मचारी को रखना हो या एजेंसी के जरिए लोग रख दिए जाते हैं, स्थायी पद खाली रहते हैं, जैसा कि आप भी बताते हैं। एक दिन जो हम लोग चर्चा कर रहे थे मनी सेंटर में सर कि देखो विशाल, 1 लाख पद खाली या 50,000 पद खाली है, तो उसके एवज में जो है भर्तियां मात्र जो है 10,000 15,000 निकाली जाती हैं। शायद फिलहाल जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, बैंक के एम्प्लॉयज़ को लेकर आपने इस बात को बताई थी। तो सर, ये मामला जो है इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, ये एक बड़ी डिमांड है जो कर्मचारी संगठनों की 8th पे कमीशन से है और उसके जरिए सरकार से है कि साहब आउटसोर्सिंग को पूरी तरह से बंद किया जाए। केंद्र सरकार के जो अलग अलग विभाग और मंत्रालय हैं वहाँ जो बड़े पैमाने पर आउटसोर्स किए गए हैं या संविदा पे जो रखे गए हैं कर्मचारी, उनका कहना है कि इनको बंद किया जाए और इनकी जगह स्थायी नियुक्तियां हों, सरकार भर्ती निकाले सीधी,
और उसके ज़रिए परीक्षा कराकर या जो भी प्रोसेस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाली रहेगी उसके ज़रिए यहाँ पर भर्ती की जाए। उनका कहना ये है कि चूँकि ये जो आउटसोर्सिंग के ज़रिए आए हुए कर्मचारी हैं, इनके साथ दरअसल इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, इन पर वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है और इसलिए जब सरकार खुद सब अपने आप को एक मॉडल एम्प्लॉयर के तौर पर पेश करती है कि साहब जो सरकारी पदों पर लोग हैं और सरकारी विभागों में हैं, वहाँ सबसे उत्तम व्यवस्था रहेगी, किसी भी कर्मचारी का एक्सप्लॉयटेशन या स्ट्रेस इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तब सरकार में अगर आउटसोर्सिंग के जरिए आप लेकर आते हैं और उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वो उस चीज़ को बेमानी साबित करता है। विशाल, चलिए, तो अब किन विभागों के जो है खाली पद को भरने की बात कही गई है? रेलवे, डिफेंस, पोस्टल, इनकम टैक्स और ऑडिट एंड अकाउंट्स और अन्य जो है केंद्रीय विभाग हैं, वहाँ कहा गया है कि जितनी भी जो वैकेंसियाँ हैं उनको 15 लाख खाली पद हैं। बताइए। 15 लाख खाली पदों को भरने की डिमांड जो है यहाँ पे की गई है और ये भी कहा गया है कि इतनी बड़ी तादाद में चूँकि पद रिक्त हैं और सरकार भर्तियाँ उस पैमाने पर नहीं कर रही है, इस वजह से इन विभागों में जो कर्मचारी हैं, जो सरकार के स्थायी कर्मचारी हैं, उन पर अतिरिक्त दबाव बनता है, उनका वर्क लाइफ बैलेंस खराब होता है, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है जी। तो सरकार को इन स्थितियों को दुरुस्त करने की भी यहाँ पर ज़रूरत है। लेकिन सर, क्या सरकार उस स्थिति में है कि 15 लाख की जो है वैकेंसी एकदम एकाएक जो है लाकर जो है जनता के सामने रख दे? नहीं, सरकार देखिए भर्ती कर सकती है, ग्रेजुअल तरीके से कर सकती है, लेकिन ओवर द ईयर्स अगर आप देखें सरकार पर जिस तरह का वित्तीय बोझ सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, परमानेंट नियुक्ति से पैदा हुआ है, उसको देखते हुए सरकार ने पिछले अगर आप कुछ वर्षों में देखेंगे तो भर्ती की प्रक्रिया को सुस्त किया है जी। और इस वजह से ज़्यादा लोगों को नियुक्तियां देना या उसके चलते सैलरी, पेंशन, भत्ते, तमाम तरह के जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, इसी को देखते हुए आउटसोर्सिंग का जो तरीका है वो ज़्यादा अपनाया जाने लगा और केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकारों में भी अगर आप जाकर देखेंगे तो स्थायी नियुक्तियों के मुकाबले आप देखेंगे तो संविदा वाले कर्मियों की तादाद कहीं ज़्यादा होती है। चलिए सर, ये तो बात होगी कि खाली पद जो है उसको बहुत जल्द भरिए, लेकिन इसी के साथ एक और डिमांड है कि भर्ती और प्रमोशन जो है उसको नियमित करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जो सिर्फ नई भर्तियाँ ही मत करिए, जो लोग हैं वर्क कल्चर में हैं, जो सिस्टम में हैं, उनका जो है प्रमोशन भी ज़रा सोचिए। कई लोगों की बात मैं सुन रहा था सर, कर्मचारी वर्ग को जब मैं देखने गया, सुनने गया उनकी परेशानी को जंतर मंतर के आसपास, तो वो कहे कि सर मैं जिस पद पर नियुक्त हुआ था उसी पद पर मैं रिटायर हो गया, हालात ये हैं। तो सर उसमें इनकी जो NCJCM की मांग है, उनका कहना है कि साहब जो कार्डर ए है सर, वहाँ तो आपका जो कार्डर का रिव्यू है, ग्रुप ए सर्विसेज में कार्डर रिव्यू तो होता है, लेकिन बी और सी लेवल पर जैसे ही आप आएंगे वहाँ कोई कार्डर रिव्यू नहीं होता। तो इस वजह से जो प्रमोशन है या जो पैरिटी एक लाने की बात है वो मौके वहाँ नहीं मिलते। अब उनका कहना है कि हर 5 साल में यहाँ पर जो इनका जो पूरा रिव्यू है, कार्डर रिव्यू, वो किया जाना चाहिए बी और सी एम्प्लॉयज़ का, ताकि उनको भी आगे बढ़ने के मौके मिल सके और सैलरी में उसके हिसाब से बढ़ोतरी हो पाए। चलिए प्रवीण सर, ये तो बात हो गई NCJCM के डिमांड्स की। कल जो है बैठक जो लखनऊ में हो रही थी वो खत्म हो गई, आगे शायद भुवनेश्वर में बैठक है। सर आगे का जो रोड मैप है क्या हो सकता है? आपसे एक लास्ट कमेंट वो ले लें। नहीं, बिल्कुल, देखिए अब भुवनेश्वर में और कोलकाता में जुलाई में बैठकें होने वाली हैं, उसके आगे के अभी शेड्यूल नहीं है। क्या बैठकों का दौर अब यहाँ पे विराम लग जाएगा, ये एक बड़ा जो चीज़ है। और इसके साथ ही उम्मीद इस बात की भी, जो हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे, कि उम्मीद अब इस बात की ज़्यादा विशाल पैदा हो रही है कि इन बैठकों के सिलसिले की समाप्ति के साथ अब अगला दौर रिपोर्ट को तैयार करने का शुरू हो सकता है, जिसमें कई जो जानकार हैं, जो कर्मचारी संगठनों से जुड़े हुए, उनका कहना ये है कि अगले तकरीबन 6 महीने में ये पूरी प्रक्रिया जो रिपोर्ट तैयार करने की है, ये 8वां वेतन आयोग कर सकता है, जिसके पहले उन्होंने एक्सटेंसिव एक
कंसल्टेशन किया है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। एक तरफ लोगों की जो है जमा रकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, दूसरी तरफ लोन की मांग यानी जो डिमांड है वो लगातार बनी हुई है। ऐसे में बैंकों ने बाजार का जो है दरवाजा खटखटाया और सिर्फ जून के पहले पखवाड़े में जो है सीडीज के जरिए जो है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जुटा ली। सवाल ये है कि आखिर बैंकों को इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब ब्याज दरों में भी थोड़ी नरमी देखने को मिली, तब क्या बैंकिंग सिस्टम में फंडिंग का तनाव बढ़ रहा है? क्या डिपॉजिट की कमी आने वाले दिनों में और बड़ी चुनौती बन सकती है? और इसका असर क्या एफडीज, सेविंग्स और लोन लेने वाले जो है कस्टमर्स उस पर कैसा पड़ेगा? प्रवीण सर का रुख करेंगे और समझेंगे कि सर ये सीडी रेशियो और ये तमाम तरह की चीज़ें हैं क्या सर, बड़े टेक्निकल वर्ड हैं? नहीं, देखिए, क्रेडिट जो ग्रोथ, और हम लोग कई मरतबा इस बात को चर्चा कर चुके हैं कि बैंकों की दिक्कत इस वक्त ये है कि क्रेडिट जो ग्रोथ है वो डिपॉजिट की ग्रोथ से कहीं ज़्यादा है। क्रेडिट ग्रोथ जो हम लोगों ने पहले भी बात की कि 17.5% के ऊपर निकल गई है, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ वो 12% से जरा सा ऊपर है। और इस तरह से लगभग 5% से ज़्यादा का 5.5% के आसपास का गैप है क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ का। अब क्रेडिट डिमांड लगातार बढ़ रही है, अभी भी उसमें आप कहें कि मॉडरेशन या स्लो डाउन नहीं आ रहा है। डिपॉजिट सुस्त पड़ा हुआ है और इसी वजह से आरबीआई को जो FCNR जो बी डिपॉजिट्स हैं उसको लेकर रियायत देनी पड़ी 30 सितंबर तक के लिए, 3 से 5 साल तक के लिए। तो अब बैंकों ने एक तो ये माना जा रहा है कि 60 से 70 बिलियन डॉलर FCNR से आपका डिपॉजिट आ जाएगा बैंकों के पास, और उसको अट्रैक्टिव बैंक बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज ऑफर कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप समझिए कि अखबारों में बैंकों को बैंक ऐड निकाल रहे हैं। अभी कल आरबीआई ने एक और बड़ी परमिशन दी है बैंकों को। वो परमिशन दी है कि साहब जो NRI या जो भी बाहर मौजूद लोग हैं वो अगर भारत में FCNR बी के तहत पैसा लगाते हैं तो वो इसके बदले उन बैंकों की ओवरसीज ब्रांच के जरिए लोन ले सकते हैं जी। तो यानी FCNR बी डिपॉजिट के अगेंस्ट आप लोन भी उठा सकते हैं। तो इसके जरिए इसको और अट्रैक्टिव बनाने की आरबीआई ने कोशिश की है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंकों में लगा सकें। चलिए प्रवीण सर, लेकिन कहा यह जा रहा है विशाल कि ये जो FCNR बी डिपॉजिट है जो आ रहा है 60 से 70 बिलियन डॉलर का, ये भी दरअसल जिस हिसाब से क्रेडिट डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा करने में नाकाफ़ी है, और इसीलिए बैंक जो है वो बड़े पैमाने पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी कर रहे हैं। सर लेमन लैंग्वेज में मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो दो बातें हैं, जो विरोधाभास मुझे समझ में आ रहा है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जो है क्रेडिट की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, मतलब लोग जो है जमकर जो है कर्ज ले रहे हैं, और एक तरफ बात आ रही है कि लोग जो है बैंकों में पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। तो वास्तु स्थिति क्या है? क्या लोगों के पास पैसा ही नहीं बच रहा है कि भाई वो अपना जो है घर चला सके, या जो है लीवरेज पॉलिसी जो कहा जाता है कि कर्ज लेकर घी पियो वाली जो नहीं, कर्ज लेकर घी पीने वाली स्थितियां हो सकता है एक प्रोपोर्शन, मतलब उसका ऐसा हो जहां पर लोग पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, लोगों की, कॉरपोरेट्स की कर्ज की ज़रूरत बढ़ रही है। बड़े पैमाने पर कर्ज ले रहे हैं, केपेक्स लगा रहे हैं, लोग घर खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे रिटेल में देख लीजिए चाहे कॉरपोरेट लोन में देख लीजिए, दोनों में स्थितियां इसी तरह की एक्सपेंशन के लिए बड़े पैमाने पर लोग लोन ले रहे हैं। अब डिपॉजिट की जहां बात आती है तो लोगों को लगता है कि यार यहाँ उतना पैसा या उतना डिपॉजिट पर रेट नहीं मिल रहा जो उनको वहाँ ज़्यादा फ़ायदा दे सके। लेकिन सर वास्तु स्थिति तो ये भी तो है कि बाजार के अगर मैं 6 महीने का डेटा अगर देखूं, 10% का तो नेगेटिव रिटर्न निफ्टी ने दिया है। SIP में अगर किसी का पैसा लगा हुआ है तो वहाँ जो है पूरा पोर्टफोलियो लाल है, तो फिर पैसा बन कहाँ रहा है डिपॉजिटर्स का। और कल ही जो आपने मुझे कहा कि स्टोरी करने के लिए सेबी की जो रिपोर्ट को लेकर बात आ रही है, हालांकि वो रिपोर्ट जुलाई में आएगी, लेकिन 2 बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कहा गया कि अगर मान लीजिए जो लोग FNO में ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, उनको भी तो एक साल में 1,05,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हो रहा है। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन अब आप ये देखिए कि भारत का SIP बूम जो है वो दरअसल एक बहुत बड़ी वजह है। 30,000 करोड़ रुपए हर महीने आ रहा है। बाजार 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, अक्टूबर 2024 से मार्केट की हाल ख़राब है, अंडर परफॉर्म। लेकिन आप मंथ ऑन मंथ देखिए SIP बढ़ी और 30,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई, संभवतः 32,000 करोड़ रुपए तक गई पिछले 1-2 महीने पहले तक। AUM भी 80 लाख करोड़ के आसपास है। तो लोगों का पैसा, भले मार्केट का परफॉर्मेंस खराब रहा, लेकिन अगर आप केवल और केवल SIP के ही आंकड़े देखेंगे
तो वो ये बताते हैं कि लोग आंख बंद करके, या मैं ये कहूँ कि लोगों को ये भरोसा है कि आज नहीं तो कल असली जो रिटर्न निकलना शुरू होंगे, मार्केट का गिरावट का दौर खत्म होकर, तब वो एसआईपी से, म्यूचुअल फंड से या स्टॉक मार्केट से निकलेंगे। आपका फिक्स्ड डिपॉजिट संभवतः उतना रिटर्न 6 या 7% का रिटर्न जो है वो ना इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा, ना जो उनको पोटेंशियल रिटर्न मिल सकता है बाजार से या आप कहिए कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड से, वैसा रिटर्न उनको यहाँ पर मिलेगा नहीं। तो ये एक जो एक भावना और एक ये भरोसा जो लोगों में है कि सिर्फ ज़्यादा रिटर्न देगी बाजार, ज़्यादा रिटर्न देगा, वो दरअसल लोगों को एफडी करने से या बैंकों में पैसा आइडल रखने से रोक रहा है। सेविंग अकाउंट में भी आप देख लीजिए, इसी वजह से लोग ज़्यादा रकम अब नहीं रखते। सर वास्तविक स्थिति तो ये है, कल भी हम लोगों ने उस चीज़ को रिपोर्ट किया था। मार्क फेबर कह रहे हैं कि 20% के आसपास जो है भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। एक और बड़े दिग्गज जिनको हम लोग सुन रहे थे वो कह रहे हैं कि भूल जाइए वो दौर जब 15 से 20% का आपको रिटर्न मिलेगा। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि तमाम एक्सपर्ट इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि आपको मॉडरेट रिटर्न के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। लेकिन ये चेतावनी पिछले 1.5-2 साल से दी जा रही है कि अब आप जो कोविड के दौर या कोविड के बाद के 3-4 साल में जो आपको तगड़े रिटर्न मिले, जहाँ 6-6 महीने में पैसा डबल हुआ जी, वो सब दौर अब बीते बातें हो गई। अब ऐसा पैसा बनता हुआ बाजार में नहीं दिखेगा। लेकिन लोगों को अभी भी एक जो बड़ी चीज़ है जिस पर भरोसा है विशाल, वो है भारत की ग्रोथ स्टोरी। लोगों को लग रहा है कि आज नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लेकिन अगर आप 5 साल या 10 साल या 15 साल बाद का सिनेरियो को सोचेंगे या कल्पना करेंगे, तो भारत जिस हिसाब से 7% की दर से 6.5% या उससे अबव की रेट से ग्रोथ कर रहा है, और तमाम जो आपके इंडिकेटर हैं इकोनॉमी के, वो लगातार आपको ग्रोथ की या पॉजिटिव या रेजिलियंट इकोनॉमी का संकेत दे रहे हैं। चलिए, इसलिए लोग यहाँ पर टिके हुए हैं। ओके सर, अब इस खबर का आम आदमी पर क्या असर होगा वो भी समझ लेते हैं। मान लीजिए जिनको एफडी कराना हो या लोन लेना हो, सर उनको क्या इस खबर को जोड़ कर देखें, कुछ एंगल निकल रहा है सर? नहीं, देखिए, आम आदमी के लिए जो सीडी जो होते हैं वो दरअसल बल्क डिपॉजिटर्स के लिए हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड हो गए, आपके बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, बड़े डिपॉजिटर्स हो गए, कॉरपोरेट्स हो गए, जिनका बड़ा पैसा है, लगाना है। 7 दिन से लेकर 1 साल तक का ड्यूरेशन के जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं उसको उनके लिए ये जारी किए जाते हैं। एक बात, अभी बैंकों में चूंकि डिपॉजिट को हासिल करने की होड़ है, इसीलिए आप देखिए कि 15 दिन में महज 1 जून से लेकर 15 जून तक बैंकों ने सीडीज के जरिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम जुटा ली है जी। और पिछले पूरे 1 महीने में 1 लाख करोड़ रुपए बैंक जुटा पाए थे। मई की अगर हम बात करें तो बैंकों ने रफ्तार बढ़ाई है। आम लोगों के लिए अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो ऑलरेडी बैंक ठीक ठाक रेट दे रहे हैं ऐसे माहौल में, जबकि ब्याज दरें निचले स्तर पर हैं जी। अब आरबीआई कब ब्याज दरों का साइकिल घुमाएगा, जिसकी आशंका लग रही कि ब्याज दरें बढ़ने का दौर जल्द शुरू होने वाला है। अगर अगस्त में नहीं भी बढ़ी तो हो सकता है अक्टूबर में ब्याज दरें, यानी आप दिवाली के आसपास समझिए कि जब मॉनेटरी पॉलिसी बैठक होगी तब ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो ये हो सकता है कि तब ब्याज दरें बढ़े तो फिक्स्ड डिपॉजिट पर बैंक और ब्याज बढ़ाएं, और लोन पर भी ब्याज बढ़ाएं। लेकिन अभी जो रेट्स मिल रहे हैं वो ठीक ठाक रेट हैं इस हिसाब से कि ब्याज दरें निचले स्तर पर। तभी तो आपने बताया भी था कि लोग जो है लंबी अवधि के, लंबी टेन्योर के जो है एफडीज करा रहे हैं, यानी मोर देन 3 to 5 ईयर्स की एफडी को जो है लॉक इन करा। लेकिन सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब लोगों के साथ एक दिक्कत और भी है जो लोगों को फेस करनी पड़ सकती है विशाल, वो ये है कि आपका ब्याज दरें इसमें तो बढ़ रही हैं डिपॉजिट में, उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो आपका रिटेल इन्फ्लेशन अगर 3.93% पर पहुंच गया और होलसेल 10% के आसपास आ गया, तो आप समझिए कि आपको जो मिलने वाला इफेक्टिव रिटर्न है पोस्ट आपका एडजस्ट कर लीजिए इन्फ्लेशन के साथ, तो वो एफडी में और घट जाता है जी। तो ये चीज़ और है कि जो लोगों को फिर कहती है कि भाई यहाँ से तो अच्छा फिर गोल्ड सिल्वर में पैसा लगा लो जी। तो कई फैक्टर ऐसे हैं जो इस वक्त मतलब वर्क कर रहे हैं। तो सर एक लास्ट सवाल कि जो क्या कुछ चिंता की बात है, अगर बैंक डिपॉजिट्स में कमी आ रही है, पैसा नहीं है बैंकों के खाते में, तो क्या उससे कोई चिंता वाली बात है फॉर द ओवरऑल इकॉनमी? नहीं, इकॉनमी के लिए जाहिर तौर पर देखिए क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ में एक
बैलेंस पैरिटी या बैलेंस होना चाहिए। इतना गैप या 5.5% या उससे ज़्यादा का गैप है तो बैंक आखिरकार लोन के लिए फंडिंग करेंगे कहाँ से? बैंकों के पास कैपिटल आएगा कहाँ से अगर उनके पास डिपॉजिट ही नहीं आएगा? इसीलिए बैंकों को मजबूर होना पड़ रहा है कि साहब वो सीडी उतारें। इसीलिए आरबीआई को मजबूर होना पड़ा कि आप एफसीएनआर बी डिपॉजिट में बड़ा एक रिलैक्सेशन दें, रियायत दें। तो मजबूरी तो बैंकों की है कि आपके पास क्रेडिट की डिमांड है लेकिन आप उसको कैटर नहीं कर पा रहे। तो ये एक मिसमैच साबित हो सकता है और आने वाले वक्त में अगर मान लीजिए एक जो सिनेरियो, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन अगर आप इसको एक वार्निंग के तौर पर उसमें देखें कि अगर आने वाले वक्त में डिफ़ॉल्ट हुए, जो क्रेडिट ग्रोथ हुई है उसके चलते अगर मान लीजिए स्लिपेज दिखाई देते हैं तो बैंकों के सामने जो एक कैश फ्लो इंटरेस्ट के जरिए आता है वो भी कम हो जाएगा। तो ये कुछ मुश्किलें भी हैं, बैंकों के सामने ज़्यादा बड़ी मुश्किल है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत के टेलीकॉम सेक्टर में अब एक ऐसी हलचल शुरू हो गई है जो सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहने वाली। रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाले दिनों में सिर्फ निवेशकों की दिलचस्पी नहीं बढ़ाएगा बल्कि मोबाइल टैरिफ, 5G की रफ्तार, सैटेलाइट इंटरनेट, AI सर्विसेज और पूरे डिजिटल इकोसिस्टम की तस्वीर बदल सकता है। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जियो शेयर बाजार में कब उतरेगी, असली सवाल यह है कि जियो की लिस्टिंग के बाद क्या ग्राहकों को महंगे रिचार्ज के लिए तैयार रहना होगा? क्या जियो अब टेलीकॉम से आगे बढ़कर AI और सैटकॉम के दम पर नई कमाई के रास्ते खोलेगी? और क्या ये आईपीओ जो है भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक नए दौर की शुरुआत करेगा? ये प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, जियो के आईपीओ को लेकर भी काफ़ी बज़ था लेकिन उस बज़ को जो है हम लोगों ने, हमने और आपने दोनों ने जो है रिलायंस के AGM के दिन जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में डिकोड किया था। लेकिन अब उसके बाद की कहानी ये आ रही है कि जियो के आईपीओ के आने से पूरा टेलीकॉम सेक्टर जो है वो रिवोल्यूशनराइज हो जाएगा। क्या है ये खबर सर? इसको कैसे आसान भाषा में समझें? नहीं, देखिए, एक जो बात आपने कही कि टैरिफ भी बढ़ सकते हैं, तो इस चीज़ की आशंका तब से है जब से इस बात का जिक्र हुआ कि साहब जियो का आईपीओ आएगा। तब ये कहा गया कि जियो का आईपीओ जब आएगा उसके बाद टैरिफ के हाइक शुरू हो सकते हैं और अब वो चीज़ें एक तरह से हकीकत की तरफ बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही हैं जी। दूसरी बात, जो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड जो उसके आईपीओ को लेके है और जो इकोसिस्टम की बात कही, दरअसल जियो प्लेटफॉर्म का जो आईपीओ है वो सिर्फ और सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी का आईपीओ नहीं है। इसे लेकर एक बड़ा एक्सपर्ट्स में इस चीज़ को लेकर बात है, बुलिश हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम कंपनी का आईपीओ नहीं है, AI, क्लाउड सर्विसेज, और जैसा मुकेश अंबानी ने अपनी AGM में भी बोला कि साहब भारत के लिए एक सस्ता जो है AI का मॉडल भारतीयों के लिए वो लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक वो बड़ी चीज़ है, एंटरप्राइज नेटवर्किंग जो है वो है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, सेटकॉम की सर्विसेज हैं और डिजिटल ऐप्स हैं। तो ये एक पूरा बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो जियो प्लेटफॉर्म जिसके साथ मैदान में अपने आईपीओ को लेकर आ रहा है। विशाल जी सर, एक बात ये आ रही है कि जियो के पास जो है 50 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो कहा जा रहा है कि जो आईपीओ की सफलता अगर होती है तो उसके बाद जियो के निवेशक ये पूछेंगे कि हर ग्राहक से, हर कस्टमर से कितनी कमाई हो रही है, कंपनी का मुनाफा कितना बढ़ रहा है, भविष्य में ग्रोथ की संभावनाएं कहाँ हैं, और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि इसी वजह से जो ये दबाव है, आरपू बढ़ाने का दबाव, इसलिए जो है टैरिफ बढ़ सकता है। इस बात में सच्चाई है सर? नहीं, हाँ, जब एक बार आप सेपरेट एंटिटी के तौर पर लिस्ट हो जाते हैं, एक कंपनी के तौर पर, तो आपके जो कोर बिजनेस है दरअसल उस पर फोकस पड़ जाता है। फोकस अभी भी था जब RIL के जरिए आप जियो के जब क्वार्टरली रिजल्ट और बाकी AGM में जब चीज़ें आती हैं या सारे आंकड़े आते हैं कि रिटेल का बिजनेस क्या परफॉर्म कर रहा है, जियो का बिजनेस क्या परफॉर्म कर रहा है, तब वहाँ आरपू से लेकर रेवेन्यू और बाकी तमाम जो मैट्रिक्स हैं उनका खुलासा रिलायंस अपने उसमें करती है रिपोर्ट्स में। लेकिन अब चूंकि सेपरेट बिजनेस के तौर पर लिस्ट होगी कंपनी, तो वहाँ एक एक वर्टिकल और एक एक कारोबार की प्रॉपर, या मैं कहूँगा ज़्यादा गहनता से समीक्षा की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा। आपका क्या स्टैंड अलोन कंपनी के तौर पर क्या परफॉर्मेंस है वो आंका जाएगा। तो ये फिर ज़्यादा एक जो इन्वेस्टर्स के सवाल हैं वो ज़्यादा कड़े हो सकते हैं कि साहब आपका आरपू एयरटेल के आरपू से कम क्यों है, या जो आपका अगले 2 से 3 साल में आरपू को बढ़ाने के लिए क्या रोड मैप है। इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी और फिर कंपनी, और जैसा तमाम बार हम लोगों ने बात भी की है कि एयरटेल और जियो लगातार अपने
आरपू को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं तमाम तरह से, चाहे टैरिफ हाइक हो या दूसरे तरीके हों। विशाल जी, तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब अब ये बात आ रही है कि रिलायंस जो है यानी जियो जो है आने के बाद जो है अपनी टैरिफ को हाइक कर सकती है, तो सर अगला सवाल ये होगा कि फिर तो एयरटेल और वीआई के भी जो कस्टमर्स उनकी भी परेशानी बढ़ी, क्योंकि एक जो है अगर टेलीकॉम ऑपरेटर अगर प्राइस हाइक करता है तो वो लगता है मुझे रात भी नहीं बीतती है कि तरातर जो है वो पूरा मैसेज आने लग जाता है। बिल्कुल, प्लान तो तैयार करके बैठते हैं, बस उसको करते लागू करने का या उसकी रिलीज जारी करने का की देर रहती है कि एक ने किया तो दूसरे और तीसरे जो ऑपरेटर हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर, वो तुरंत टैरिफ हाइक करते हैं। और इस चीज़ का तर्क भी बार बार दिया जाता है तमाम जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, साहब भारत में सबसे सस्ता डेटा यूज़ किया जा रहा है, ज़्यादा डेटा GB महीना पर यूजर डेटा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पैसा दे रहे हैं साहब केवल 200 रुपये या 300 रुपये दे रहे हैं लोग। तो ये तर्क तो बिल्डअप किया ही गया है कि आपको ज़्यादा पैसा देना होगा, आप दुनिया में सबसे कम पैसे देकर सबसे ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तर्क की बुनियाद पर दरअसल आगे चलकर जो कीमतें हैं उनको बढ़ाया जाएगा। विशाल चलिए 84 दिन के लिए अभी 900 रुपये दे रहे थे, अब गॉड नोज कि कितना बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 10 से 15% की नहीं, न केवल देखिए टेलीकॉम में जो आपके वॉइस की कॉल बढ़ेंगे, आप ये मानकर चलिए कि जब टैरिफ हाइक आपका यहाँ होगा टेलीकॉम जो वॉइस और डेटा पर आपके फ़ोन पर, आप ये मानकर चलिए कि ब्रॉडबैंड भी महंगा होने वाला है। दोनों चीज़ें साथ के साथ महंगी होंगी, क्योंकि डेटा आप अल्टीमेटली, और अब जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें गांव देहात तक लोगों के घर पर ब्रॉडबैंड लग गए हैं। वही तो दिक्कत है, आदमी के जेब में मोबाइल है उसको भी रिचार्ज करना है, परिवार में 5 लोग हैं उसके मोबाइल को रिचार्ज करना है, और तमाम घर में यहाँ वाईफाई भी लगा हुआ है भाई, तो भाई 2 झटके लगेंगे ताबड़तोड़। लेकिन चलिए जाते जाते सर जियो के सामने क्या क्या जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ, उनको भी आपसे समझ लेते हैं। सर जियो ने अपने जो है दस्तावेज जो राइट किया, DRHP कहिए या तमाम जो फैक्टर्स कहिए, उसमें कहा कि स्पेक्ट्रम लाइसेंस का जो है रिन्यूअल, नवीनीकरण जो है वो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। बढ़ते जो है साइबर सुरक्षा के खतरे, वो उनको एक खतरा मान रहे हैं। फिर AI और डेटा का जो प्राइवेसी है उसके जुड़े हुए जो नियम हैं, और तो और एयरटेल, स्टारलिंक और अन्य कंपनियों से जो कंपटीशन है, ये 2-4 फैक्टर्स हैं जो वो कह रहे हैं कि इससे जो है हमें जो है चुनौती या चैलेंजेस है। इन पर कुछ 1-2 कमेंट आप करिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए स्पेक्ट्रम को लेकर गहमा गहमी है। सेटकॉम का स्पेक्ट्रम है वो भी एक बड़ी टसल का पॉइंट बना हुआ है। बाकी आप चाहे AI देख लीजिए, AI में लीड करने की कि किस तरह से कौन कंपनी लीड करेगी। आप तो कह भी रहे थे सर कि सॉवरेन AI का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है विशाल, कहा जा रहा है कि जिस तरह से वहाँ के लोगों पर हम लोग क्यों डिपेंडेंट रहें, अपना बनाना होगा। तो अब अमेरिकी सरकार ने तो कर ही दिया कि साहब आप एंथ्रोपिक के क्लाउड और इसको दूसरे को यूज़ नहीं कर सकते, आप उनके माइथोस को। तो ये संकट है और कंपटीशन का संकट है ही। जाहिर तौर पर अब VI को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर कि स्पेक्ट्रम के जो चार्जेस थे वो सरकार ने AGR जो ड्यूज थे उसको सरकार ने सब्सटेंशियली डाउन कर दिया। तो VI एक अगर मजबूत कंटेंडर के तौर पर खड़ी होती है इस मैदान में, तो दोनों कंपनियों के लिए चैलेंज है, न सिर्फ एयरटेल के लिए बल्कि जियो के लिए भी। तो मुश्किलें हैं, चैलेंजिंग है, लेकिन आप उसके साथ ये भी देखिए कि भारत 150 करोड़ की आबादी का देश है, और अगर 2-4 रुपये या 10 रुपये भी या 10% भी अगर आप टैरिफ हाइक करते हैं तो वो एक बड़ी ग्रोथ दिखाता है आपके रेवेन्यू के लिए जी। तो अभी तो इनको लंबा चौड़ा कैपेक्स सारी जो कंपनियां हैं उनको खर्च करना है। 5G अभी पूरी तरह से जो एक संभवतः AGM में ही ये बात कही गई कि पूरा साहब जो जितने भी जियो फ़ोन हैं उन सबको 4G से 5G पे शिफ्ट करना है, एक बड़ा टारगेट है। और अगला 6G को लेकर भारत की तैयारियां चालू हो गई। तो 4G से 6G तक का जो एक्सपेंशन है उस पर इन सब कंपनियों को लंबा चौड़ा कैपेक्स भी खर्च करना, बड़े पैमाने पर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, चाहे एंटरप्राइज हो, चाहे क्लाउड हो, चाहे आपकी टेलीफोनी हो जो मोबाइल सर्विसेज हैं। बेचारा चलिए प्रवीण सर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।